हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 क्लास 8th का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ओके, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में रोगवाहक जंतु क्या होते हैं। ठीक है, रोगवाहक जंतु कौन से होते हैं? सम इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स ब्रिंग्स वायरस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज वायरल ऑर्गेनिज्म, या फिर रोगवाहक जंतु। ऐसे जंतु जो एक स्थान से दूसरे स्थान में वायरस पहुंचाने का कार्य करें उन्हें बोलते हैं रोगवाहक जंतु। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। मनुष्यों के अंदर सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है, आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले डिजीज़, कौन सा रोग होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा? टीवी यानी कि क्षय रोग। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर आता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। और संचरण का तरीका, ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था क्या होता है संचरण का तरीका। ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ थ्रू विच एरा, कहाँ से आता है ये डिजीज़ आता है वायु से। ठीक है, ये कैसे आता है? वायु के थ्रू या फिर फिजिकल कांटेक्ट के। जैसे किसी के आदमी को खांसी है, हाँ, और खांसी अधिक मात्रा में जब उसका भयावह रूप हो जाता है तो उसे बोलते हैं टीवी या फिर ट्यूबरक्लोसिस। उस आदमी को ट्यूबरक्लोसिस ग्रसित आदमी बोला जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे आता है? वो खांसेगा तो जो उसके सामने खड़ा होगा आदमी उसको भी हो जाएगी खांसी। तो बीच में क्या थी? एयर। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस कहाँ से पास हुआ? एयर के थ्रू। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस को बचाने का कार्य किसने किया था? बैक्टीरिया ने। ठीक है, आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। और कौन से रोग होते हैं? और होते हैं मीसल्स यानी कि खसरा। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस खसरे को लेकर आता है? विषाणु यानी कि वायरस के थ्रू आता है ये। और इसके संचरण का तरीका क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ थ्रू एयर। इसका भी किसके द्वारा होता है? एयर के थ्रू। ये जो खसरा है ये बीमारी किसके द्वारा फैलती है? एयर, हवा के द्वारा। ठीक है, और चिकन पॉक्स, वो उसका भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? वायरस है। और वो भी किससे होता है? एयर से या फिर फिजिकल कांटेक्ट से या फिर सीधे संपर्क में आने से। स्वस्थ व्यक्ति यदि ग्रसित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आता है तभी भी चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स गाँव में क्या बोलते हैं? इसको छोटी माता के नाम से जाना जाता है, चिकन पॉक्स। ठीक है, तब चिकन पॉक्स किसी को आता है तो क्या करते हैं? उसको एकदम अलग कर देते हैं और उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता और बिल्कुल सादा खाना, दाल बिना तड़के की, बहुत ज़्यादा परहेज़ कराते हैं। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को उसके संपर्क में आने नहीं दिया जाता। वो किस लिए आने नहीं दिया जाता? क्योंकि जो वायरस उसको हो रखा है चिकन पॉक्स, वो स्वस्थ व्यक्ति को ना हो जाए, ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, अब दूसरा है, आगे बढ़ते हैं, पोलियो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर आता है? पोलियो वायरस ही लेकर आता है। और ये किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू होता है और वाटर, जल से भी होता है पोलियो। ठीक है, अब है कोलेरा यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में हैजा। हैजा कौन लेकर आता है? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर आता है? हैजा बैक्टीरिया लेकर आता है। ओके, और ये भी किसके द्वारा होता है? ये होता है संदूषित जल या फिर संदूषित भोजन से के द्वारा कोलेरा होता है, हैजा होता है। ठीक है, संदूषित मतलब क्या होता है? प्रदूषित, जो ठीक नहीं है। ठीक है, जो खुला रखा था तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। जब खुले हुए भोजन, इसलिए बोलते हैं हमेशा भोजन को ढक के रखो। क्यों बोलते हैं? ताकि उसमें बैक्टीरिया ना हो जाए, और वो बैक्टीरिया बहुत ही हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्यों हानिकारक होते हैं? वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? कोलेरा डिजीज़ को फैलाएंगे। उनकी वजह से हमें क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जाएंगे इस बीमारी से।
और उससे बीमारी से अगर ग्रसित होंगे तो क्या होगा, उल्टियाँ होंगी, बीमार पड़ेंगे। यहाँ तक कि पहले क्या होता था, हैजा की कोई बीमारी नहीं थी, कोई इलाज नहीं था, तो क्या लगा दिया जाता था, टीका। और टीका मैंने पहले समझा दिया है कि पिछली क्लास में टीका होता क्या है। टीका लगा दिया गया, टीका का आविष्कार हुआ। जब टीका लगाया गया तो फिर उस जीवाणु से मुक्ति मिली उस ग्रसित आदमी को। उसके बाद उसको कोलेरा नहीं हुआ, यानी कि हैजा नहीं हुआ। फिर दूसरी बीमारी कौन सी है, टाइफाइड। वो भी किसकी वजह से आता है, बैक्टीरिया की वजह से। और किसके थ्रू आता है, संदूषित जल के थ्रू। फिर एक और बीमारी हेपेटाइटिस ए, वो आता है वायरस की वजह से, यानी कि विषाणु की वजह से। और कहाँ, किसके द्वारा आता है, ये किसकी मदद लेके आता है, ये जल की मदद लेकर आता है। जल के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, हमारे शरीर को रोगी बना देता है, हेपेटाइटिस ए। वैसे ही है मलेरिया मैंने पिछली क्लास में बताया था। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और प्रोटोजोआ कौन सा वाला, प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, प्लाज्मोडियम होता है। वो क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है जो कि मलेरिया को फैलाता है। किसको फैलाता है, मलेरिया को फैलाता है। और ये किसके काटने से होता है, लेडीज़ या फिर जेंट्स मच्छर काटने से होता है। ये लेडी नाम की एक मच्छर होती है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, क्या नाम था उसका, इन्फ्लुएंजा। ओके, यू गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज इन एनिमल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा रोग होते हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं, मनुष्य में। ये सारे थे, ये कौन से वाले थे, ये मनुष्यों में होने वाले रोग थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो किसके बारे में पढ़ेंगे, पशुओं या फिर जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाता है। तो कौन सा रोग है, पहला है एंथ्रेक्स। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है जो फैलाता है, ये इस बीमारी को उत्पन्न करता है, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी को कौन करता है, बैक्टीरिया, अगेन बैक्टीरिया। और ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ थ्रू एयर, वाटर, फूड, ठीक है, इसके बहुत सारे हैं। और दूसरा है पढ़ेंगे खुर एवं मुंह का रोग। ये भी होता है जानवरों में, गाय के मुंह में होता है, गाय के खुर होते हैं ना, जो पैर होते हैं उसमें ये रोग होता है, ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, वायरस। ये किसकी वजह से होता है, उनको मुंह का रोग, मुंह में उनके छाले पड़ते हैं, उनका मुंह में बहुत ज़्यादा, जैसे कैंसर होता है ना मुंह में, तो फिर मुंह ख़राब हो जाता है, वो खाना नहीं खा पाते हैं जानवर, तो वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण, ठीक है। तो ये रहे एनिमल्स में होने वाले रोग। और ये थे मनुष्यों में होने वाले रोग, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीजेस इन प्लांट्स। डिजीज इन प्लांट्स थ्रू और वाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो अब हमने किसके पर, मनुष्य में देख लिया और जानवरों में देख लिया रोग। अब देखते हैं प्लांट्स में कौन कौन से रोग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, ठीक है। उस रोग का नाम क्या है, पहले रोग का नाम क्या है, नींबू कैंकर नाम से होता है, जो नींबू के जो पौध होती है, नींबू के जो पेड़ होता है उसमें पाया जाता है, नींबू कैंकर, ठीक है। और सूक्ष्म जीव कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है इस बीमारी के लिए, नींबू को ग्रसित करने के लिए, नींबू के पेड़ को, वो होता है बैक्टीरिया, अगेन बैक्टीरिया, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र थ्रो, ये कहाँ से आता है ट्रांसफ़र, वायु के द्वारा। ओके, अब दूसरा रोग है प्लांट का, पादप मतलब पौधा होता है, ठीक है, पौधा का रोग। दूसरा है गेहूं की रस्ट, गेहूं में, अब ये वाला होता है, ये गेहूं की जो फसल को प्रभावित करता है, वो कौन सा होता है, गेहूं की रस्ट, ये रोग का नाम है, ठीक है। और इसमें सूक्ष्म जीव कौन सा होता है, इसमें होता है फंगाई, ठीक है। और संचरण का तरीका होता है एयर या फिर बीज, या फिर तो हवा के थ्रू आ जाएगा फंगाई और अटैक कर देगा गेहूं की फसल पे, या फिर तो बीज पहले से ही बीज को प्रभावित कर रखा होगा, उस बीज को अगर उगाया जाएगा
तो गेहूं की रस्ट गेहूं में पाई जाएगी। ये वाली बीमारी गेहूं की फसल में पहले से ही पाई जाएगी। जब बीज ही ग्रसित है तो फसल भी ग्रसित होगी। ठीक है। भिंडी की पीत, और दूसरी है बीमारी भिंडी की पीत। नाम से पता चल रहा है किसको लगेगी, ये भिंडी को लगेगी, भिंडी की पीत। वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस होता है। और इसको प्रभावित करने वाला जंतु या फिर कौन लेकर आता, रोग वाहक कौन है इसका? कौन है इसका रोग वाहक? या फिर फैक्टर बोले, फैक्टर कौन होता है? कीट। कीट इस वायरस को लेकर आते हैं। जो भी ग्रसित पौधे हो उसको खा के, और वही कीट जो स्वस्थ पौधा है भिंडी का उसमें लग जाएगा, उसको खाना शुरू कर देगा। तो वो जो उसके मुंह में जो वायरस था वो इसमें फैला देगा। ठीक है। तो ये सब बीमारियां हैं जो पौधे में होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, फूड पॉइजनिंग डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस फूड पॉइजनिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली। अब देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग होती क्या है, या फिर यानी कि हम कहेंगे फूड पॉइजनिंग को खाद्य विषाक्तन। फूड को बोलेंगे खाद्य, पॉइजनिंग को बोलेंगे विषाक्तन इन हिंदी। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, खाद्य विषाक्तन होता क्या है उसको पढ़ते हैं। जैसे कि भोजन है, हमने खाना लगाया और हमने उस खाने को खाया नहीं और कहीं और चले गए और उसको खुला ही रख दिया। जब खाना खुला था तब क्या होगा, सूक्ष्म जीव अटैक करेगा उस पर, आक्रमण करेगा उस खाने पे, उसको खाने आएगा और वो खाना कैसा हो जाएगा, विषैला कर देगा। वो जो सूक्ष्म जीव था उसने इस खाने पे अटैक किया और अपने जो विषैले सब्सटेंस, अपने विषैले पदार्थ थे उस खाने में छोड़ दिए। अब वो फिर थोड़ी देर बाद आप खेलने गए थे या फिर आपका खाना है, आपने खाना खाया नहीं और आप खेलने चले गए, और आप खेलने के बाद आए, फिर आप सोचते हो कि अब मैं खाना खा लेता हूँ, भूख लगी है। फिर आप उसी खाने को खाने जाओगे और उसे खाओगे, तो जो सूक्ष्म जीव ने विषैले पदार्थ उस खाने में छोड़ रखे थे वो आपके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब आप क्या हो जाओगे, रोगी हो जाओगे। मनुष्य क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। और डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आपको फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर आपको खाद्य विषाक्तन हुआ है, आपने विषैले खाद्य को खा लिया है। और वह विषैला करने का कारक कौन था? सूक्ष्म जीव था, जिसने कि आपके खाने को क्या किया, संदूषित कर दिया। ओके, पॉइजनस कर दिया। इस प्रोसेस को बोलेंगे फूड पॉइजनिंग। सरलार्थ इसका होगा कि ऐसा खाद्य जिसके खाने से मनुष्य रोगी हो जाए, ऐसे खाने को बोलेंगे खाद्य विषाक्तन। ठीक है। तो इस खाने को संदूषित होने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, तरीके अपनाए जाएंगे जिससे कि ये खाना संदूषित न हो। या फिर एक तो क्या किया जाएगा, इसको ढक के इसीलिए रखा जाता है ताकि वो फूड पॉइजनिंग ना हो उसमें। ठीक है, ताकि वह खराब ना हो। और या फिर अगर आपने ढक के भी रखा है तो थोड़ी देर बाद आपने देखते होगे कि वो खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है। तो उस खाने को भी नहीं खाना है। उस खाने को भी अगर खाओगे तभी भी उसके अंदर बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे और अटैक कर देंगे और अपना जो विषैला पदार्थ है वो उसके अंदर छोड़ देंगे। ठीक है। तो इससे ही खाना खराब हो जाता है और स्मेल आने लगती है। उस खाने को कभी नहीं खाना है। ठीक है। तो उसके लिए तरीका अपनाएंगे, उस तरीके को क्या बोलते हैं, जिससे कि खाना पॉइजनस ना हो, खाना जहरीला ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, कई पदार्थों का उपयोग करते हैं जिससे कि खाना काफ़ी देर तक रह सके, खराब ना हो, ताकि उसमें बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव पनप ना सके। ओके, लेट्स मूव ऑन।
फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? खाद्य परिरक्षण। फूड को खाद्य बोलते हैं, प्रिजर्वेशन को बोलते हैं खाद्य रक्षण। अब आपने देखा होगा, इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक ब्रेड है, वाइट कलर की थी ब्रेड, उसके पैकेट से आपने निकाला और क्या किया? खुले व नम स्थान में रख दिया, खुले स्थान पे रख दिया, उसको फ्रिज में नहीं रखा और उसको ऐसे बाहर रख दिया। 3 दिन देखोगे, 3 दिन बाद अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे कि उस ब्रेड की जो कलर है वो चेंज होगी। उसके ब्रेड के कलर क्या थी? सफ़ेद रंग का था। वो ब्रेड का जो स्लाइस था, ब्रेड का टुकड़ा था, वो कैसा था? सफ़ेद रंग का था। और आपने खुली और नम स्थान पे रखा तो क्या हुआ? यानी कि फ्रिज में नहीं रखा तो क्या वो पाओगे? उसको कैसा पाओगे? कैसा दिखेगा वो? उसका कलर आपको चेंज दिखेगा। कैसा दिखेगा? ग्रीन कलर का दिखेगा। मतलब कलर चेंजेस इन ग्रीन फ्रॉम वाइट आफ्टर फ्यू डेज व्हेन यू नोटिस दैट ब्रेड स्लाइस। ओके, तो आप उस ब्रेड को जब भी देखोगे तो कैसा दिखेगा? उसका कलर चेंज पाया जाएगा। ठीक है, उसका चेंज कलर क्यों हो गया उसका कलर चेंज? क्योंकि उस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया था। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंजाई ने अटैक किया था, आक्रमण किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। उसने अपने विषैले पदार्थ छोड़ दिए जिससे कि ब्रेड का कलर कैसा हो गया? वाइट से ग्रीन कलर हो गया। ग्रीन और ब्लैक कलर के पैचेस आपको दिखाई देंगे, धब्बे। तो वो जो ग्रीन कलर और ब्लैक कलर के जो दिखेंगे ना धब्बे, वो कौन सा किसकी वजह से होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होगा फंगाई। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से बचाने के लिए, ताकि ब्रेड खराब ना हो और जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं खराब ना हो, उसके लिए क्या किया जाएगा? हम फूड प्रिजर्वेटिव का यूज़ करेंगे। हम उसकी सुरक्षा करेंगे। किससे करेंगे सुरक्षा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने के लिए हम क्या करेंगे? कई पदार्थों का उपयोग करेंगे जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि ना हो सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड पे अटैक करने के लिए रोका जा सके, फूड पे आक्रमण करने के लिए रोका जा सके। तो उसके लिए जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा, अचार देखा। अचार को कितने दिन रखोगे? 4 दिन देखोगे, 5 दिन देखोगे, 10-15 दिन, महीनों देखोगे ना, उसके बाद भी वो अचार वैसे का वैसा ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? नमक है, चीनी है, खाद्य तेल है। मतलब हम अचार किससे बनाते हैं? नमक डालते हैं अचार को। जब आपकी मम्मी बनाएगी या फिर दादी बनाती है तो उसमें क्या करती है? अचार के अंदर, जैसे आम का अचार बनाया, आम में क्या मिला देगी? नमक, चीनी मिलाएगी, खाद्य तेल मिलाएगी और विनेगर, सिरका बनाएगी। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव। ऐसे पदार्थ जो खाने को विषैला होने से बचाते हैं, खाद्य विषाक्तन को रोकते हैं, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि खाद्य परिरक्षण। कॉमन नेम्स प्रिजर्वेटिव्स के कौन कौन से हैं? जो रासायनिक उपयोग में लाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ बोला जाता है जिन्हें। ये तो घरेलू पदार्थ है, नमक चीनी ये तो घर में मिल जाएगा। लेकिन जो रासायनिक, जो केमिकल स्टोर में आपको मिलेंगे, वो कौन कौन से? सोडियम बेंजोएट, बाजार से लाओगे सोडियम बेंजोएट। अचार में सोडियम बेंजोएट डाल दोगे तभी भी अचार नहीं सड़ेगा, क्योंकि सोडियम बेंजोएट क्या है? एक प्रिजर्वेटिव है, एक परिरक्षण है, जो कि खाद्य को विषैला होने से रोकता है। दूसरा, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग कहाँ पे होता है? अचार में होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पिकल। और जैम और स्क्वैश में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैम होती है ना, जैम भी तो नहीं खराब होती है। अब मीट और फिश जो पैकेट में आती है, जो फ्रेश नहीं होती है, अनफ्रेश होती है, वो इतने दिनों तक कैसे? अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, इतने दिनों तक वो कैसे फ्रेश रहती है? वो क्यों नहीं खराब होती है? उससे कोई हमें बीमारी नहीं हो सकती? उससे हो सकती है अगर उसमें नमक ना डाला जाए। नमक क्या है? मैंने पहले बताया था, नमक, चीनी या ऑयल, खाद्य तेल, ये सब पदार्थ क्या होते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को संदूषित होने से बचाते हैं। तो मीट और फिश
जो पैकेट में आती है वो ख़राब क्यों नहीं होती? सॉल्ट की वजह से। जैम, जेली खाते हो, जैम खाते हो, फ्रूट जैम होता है, किसान जैम खाते होगे, तो उसमें क्या यूज़ होता है? शुगर यानी कि चीनी, वो भी किसका काम करती है? प्रिजर्वेटिव का काम करती है। ओके, यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। दूध का पॉइस्चरीकरण या फिर पॉइस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अब दूध, कच्चा दूध होता है, उसको कभी नहीं पीना चाहिए। कच्चा दूध पियोगे तो क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। रॉ मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्यों हो जाओगे बीमार? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म अटैक करते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे सेहत के लिए हानिकारक हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? कभी भी कच्चा दूध नहीं पीते हैं, ठीक है। अगर हमने कच्चा दूध पी लिया तो हम रोगी बन जाएंगे। इसलिए हमें क्या करते हैं? सबसे पहले दूध को उबाल के पीते हैं। दूध को उबालते हैं। क्यों उबालते हैं? ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उनके जो कीटाणु थे जो उसके अंदर लग चुके थे, वो मर जाते हैं बॉईल करने से। कैसे मर जाते हैं? अगर हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे, तापमान पे पकाएंगे या फिर बॉईल करेंगे, और 15-30 सेकेंड बाद, मतलब 15-30 सेकेंड उसको बॉईल करना है, बॉईल करेंगे, उसके बाद उसको ठंडा करके फ्रिज में रख सकते हैं या फिर ठंडा करके पी सकते हैं। पिएंगे तभी भी हानिकारक नहीं होगा, फ्रिज में रखेंगे तभी भी हानिकारक नहीं होगा, और या फिर पैकेट में रखेंगे तो भी हानिकारक नहीं होगा, और वह दूध वैसे का वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। फॉर डूइंग दिस, ये ऐसा करने पे, अगर हमने 70 डिग्री सेल्सियस का ताप करके हमने दूध को उबाला और 15-30 सेकेंड तक के लिए उबाल दिया, तो क्या होगा? इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि थी वो रुक जाएगी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज मिल्क पॉइस्चराइजेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दूध का पॉइस्चरीकरण इन हिंदी, एंड इन इंग्लिश भी से पॉइस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इस प्रक्रिया को पॉइस्चराइजेशन किस लिए कहा जाता है? किस लिए कहा जाता है? क्योंकि लुई पाश्चर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी खोज की थी। अगर हम ऐसा करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर दूध को उबालेंगे 15-30 सेकेंड के लिए, 15-30 सेकेंड के लिए, तो वह दूध खराब नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उसके रिस्पेक्ट के परसेप्टिक्स में उन्होंने क्या रख दिया? इसका नाम क्या रख दिया? पॉइस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, यानी कि पॉइस्चराइजेशन, ठीक है। और पैकेट में जो दूध होता है वो भी क्या होता है? पॉइस्चराइज्ड होता है पहले से ही, मतलब उसको उबाल दिया जाता है एक बार, उसके बाद पैकेट में डाला जाता है, इसलिए वो दूध खराब नहीं होता है, ठीक है। 2-3 दिन तक उस पैकेट में फ्रेश रहता है, खराब नहीं होता है। उसका कारण क्या है? पॉइस्चराइजेशन ही है, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट समझ में, व्हाट इज पॉइस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। नाउ एट लास्ट we will discuss our last topic of this chapter, that is नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल है क्या? उसके लिए नाइट्रोजन पहले देखते हैं। नाइट्रोजन कितनी और कैसे वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है। तो हम देखते हैं वायुमंडल में, सबसे पहले उसकी एग्जिस्टेंस देखते हैं। नाइट्रोजन की एग्जिस्टेंस कितनी और कैसे है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। जो वातावरण देख रहे हैं आसपास, इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और भी अदर गैसेस भी प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ गैस इज़ नाइट्रोजन, दैट इज़ ऑफ 78%, जो कि 78% है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे वातावरण में, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन की ज़रूरत सबको है, पौधों को भी है, सभी जीव जंतुओं को है इस नाइट्रोजन के प्रेजेंट। मनुष्य को भी है, पौधों को भी है, और किसको है? और किसको है? पशुओं को है, ठीक है। इसकी ज़रूरत सबको है, लेकिन इस जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी बोलेंगे इसको,
तो इस नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, हम सीधे इसको नहीं ले सकते, सीधे तरीके से ये हमारे शरीर में नहीं आ सकती। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक साइकिल बनती है, एक चक्र बनता है नाइट्रोजन साइकिल का, ताकि हम भी प्राप्त कर सकें उसे, पौधे भी प्राप्त कर सकें, जिन जिन जंतुओं को इसकी ज़रूरत है वो सब इसको ग्रहण कर सकें। उसके लिए एक साइकिल बनती है, उस साइकिल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधा पौधा नहीं ले सकता, डायरेक्ट फॉर्म में, जैसे कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अगर चाहे तो पौधा क्या कर सकता है, यहाँ से ले सकता है नाइट्रोजन, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले सकता पौधा। तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सबसे पहले कहाँ जाएगी, मिट्टी में। मिट्टी में किसके पास जाएगी, बैक्टीरिया के पास जाएगी। ठीक है, किसके पास जाएगी, बैक्टीरिया के पास। ये जा रही बैक्टीरिया के पास, इस बैक्टीरिया का नाम होगा राइजोबियम। ठीक है, उस जीवाणु का नाम क्या होगा, जो हरे रंग का होगा या फिर नीले रंग का भी हो सकता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, राइजोबियम। और वो कहाँ पे उपस्थित होगा, मिट्टी में। वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, और उस टुकड़े का नाम क्या होगा, अमोनिया। सबसे पहले वो नाइट्रोजन को अमोनिया बना देगा। ओके, NH3 उसका केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक और बैक्टीरिया है, वो उसका नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो काम करता है नाइट्रीफाइंग करने का, वो नाइट्रोजन को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, तो उसने क्या कर दिया, अमोनिया को बना दिया नाइट्रेट्स में। अब ये नाइट्रेट्स जड़ों के द्वारा पौधे में चली जाएगी, और पौधे को नाइट्रेट्स क्यों चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, और प्रोटीन किस किस को चाहिए, एनिमल को चाहिए, और किसको चाहिए, मनुष्यों को चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को चाहिए। तो उस एनिमल ने प्रोटीन लेने के चक्कर में इस पौधे को खा लिया। फिर जब ये एनिमल उसको क्या फ्रेश होगा, तो फ्रेश में भी वही निकालेगा, नाइट्रोजेनियस वेस्ट। ठीक है, अब जो वेस्ट होगा नाइट्रोजेनियस वेस्ट, वो सड़ने के बाद क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, क्योंकि अमोनिया से ही बना था नाइट्रोजन, जो उसने खाया था अमोनिया से ही बना है। ये रहा अमोनिया ही से ही बना था ना सब कुछ, नाइट्रेट्स भी बना था अमोनिया से। फिर नाइट्रेट्स को एनिमल ने खाया, मतलब प्रोटीन को खा लिया एनिमल ने, फिर वही निकाल दिया, अमोनिया इधर निकाल दिया। फिर क्या करेगा, बैक्टीरिया फिर से ले लेगा। बैक्टीरिया बहुत सारे पाए जाते हैं सॉइल के अंदर बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया ने क्या किया, फिर से अमोनिया को नाइट्रेट बना दिया। जो ये बैक्टीरिया थे ना, जो यहाँ पे थे, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया इधर भी थे, हर जगह पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने अमोनिया को किस में बना दिया, नाइट्रेट में बना दिया। तो कुछ तो नाइट्रेट पौधा ले लेगा, लेकिन कुछ नाइट्रेट का कहाँ पे उपयोग होगा, जितने की उसको ज़रूरत है उतना नाइट्रेट ले लेगा और बाकी के छोड़ देगा। जो छूटे हुए नाइट्रेट है वो कहाँ चले जाएंगे, एक और बैक्टीरिया के पास चले जाएंगे। उसका काम क्या होता है, सबका अलग अलग काम बटा हुआ है, सारे बैक्टीरिया का अलग अलग काम बटा हुआ है। वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको डीनाइट्रीफाई कर देगा, मतलब उस नाइट्रेट को फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल देगा। ठीक है, वो बैक्टीरिया फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल देगा। तो इससे क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ना घटा ना बढ़ा, वह स्थिर रह गया, वैसे का वैसे कांस्टेंट रह गया। ओके, तो क्या हुआ, वो कांस्टेंट रह गया। तो ये तो प्रोसेस किसने की, किसके थ्रू हुआ, ये प्लांट के थ्रू हुआ। ये अब प्लांट करता है या फिर सॉइल के थ्रू हुआ। एटमॉस्फेयर में जो थंडरिंग और लाइटनिंग होती है उसके थ्रू भी ये प्रोसेस होती है, वो भी यही काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ता है। तो तोड़ देता है तो सिंपलर कंपाउंड किस फॉर्म में आ जाते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में आ जाते हैं। इधर से उसे नाइट्रेट्स पौधों के जड़ों के द्वारा मिल रहा है। ठीक है, राइजोबियम दे रहा है उसको नाइट्रेट फॉर्म बना के,
और इधर से कौन दे रहा है, सीधा डायरेक्ट बिजली जब कड़कती है ना, और उसका जो ताप होता है इतना ज़्यादा कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को, जो हमारे वातावरण में उपस्थित है नाइट्रोजन, उसको क्या कर देगी, डायरेक्ट तोड़ देगी। और किस फॉर्म में तोड़ेगी, सीधा की सीधा नाइट्रेट, जिसकी ज़रूरत पौधे को है प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल, जो नाइट्रोजन का जो चक्र होता है, उसको भी कौन पूरा कर रहा है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है, मतलब सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा रोल है। ओके, यू गॉट इट। नाउ एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर का ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और होमवर्क मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँगी थ्रू मैसेजेस। ओके ओके, ठीक।